हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के हिंदी बुक का पद्य खंड का पहला चैप्टर, यानी कह सकते हैं काव्य खंड का पहला चैप्टर कड़वक, जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सारांश जानेंगे, उसके बाद बारी बारी से इनके लाइंस का भावार्थ भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सारांश इसको जानेंगे हम लोग। कहा जा रहा है यह पंक्ति दिगंत भाग 2 के कड़वक पाठ से ली गई है। यह पंक्ति जो है वो दिगंत भाग 2 के कड़वक पाठ से ली गई है। कड़वक पद्मावत महाकाव्य से संकलित है। कड़वक जो चैप्टर है वो महाकाव्य पद्मावत है, उसी से संकलित किया गया है, जिसे कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मतलब जिसके कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी कह सकते हैं कि कड़वक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी ने इस कविता में जो सुनाया है इसे वही समझ पाया है और गाया है। यानी इस कविता में जो कवि कहे हैं उसे वही लोग समझ पाया है या फिर गाया है जिसने प्रेम के पीड़ा को सुना और समझा है। जो प्रेम के पीड़ा को जानता हो और उसको बारे में सुना हो या फिर उसको समझता हो, वही इस कविता में कवि ने बताए हैं। प्रेम को रक्त की ले यानी रक्त के गोंद लगाकर जोड़ा गया है। यानी इस कविता में प्रेम को रक्त लगाई कर, जिस तरह से प्रेम लोग करते हैं ना एक दूसरे से, उसी तरह से कवि इस कविता में वो लाइंस को लिखे हैं और उसमें रक्त की लेई यानी रक्त के मतलब खून के लेई जैसा लगा करके उन्होंने इस कविता को लिखे हैं। तो इसकी गहराई प्रीति को आंसुओं से भिगोया गया है। मन में यह जानकर इस कविता की रचना की गई है। मतलब वो मन में यह जान करके इस कविता को रचना किए हैं कि जगत में मेरी यह निशानी बची रह जाएगी। मतलब कवि कहते हैं कि मरने के बाद तो सब चीज चल जाता है, लेकिन यह जान करके इस कविता को हम लिख रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी यह कविता जो है वो अमर रहे और लोग इसे पढ़े। तो चलिए आगे कहते हैं, कवि कहते हैं आगे, अब कहाँ है वह रत्नसेन जो ऐसे राजा था। मतलब जो राजा रत्नसेन थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ है वह सुआ जो बुद्धिमान लेकर जन्मा था। मतलब जो बुद्धि लेकर जन्मा था, सुआ जानते हैं ना, पैरोट जिसको बोला जाता है, तो वो पैरोट अभी भी नहीं है जो बुद्धि लेकर के जन्मा था। कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, बोलते हैं कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान। कहाँ है वह राघव चेतन जिसकी शान का इतना बखान किया गया है। मतलब राघव चेतन जो थे उनका शान का इतना बखान किया गया है कि वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी उनके बारे में लोग जानते हैं और सुनते हैं। कहाँ है वह विश्व सुंदरी रानी पद्मावती, यानी जो पद्मावती विश्व सुंदरी रानी थी वो इस धरती पर नहीं रही, लेकिन फिर भी हम लोग उनके बारे में आज जानते हैं। अब कोई नहीं रहा। बोलते हैं कि ये जितने भी व्यक्ति हैं, राघव चेतन, रत्नसेन, अलाउद्दीन सुल्तान, है ना, पद्मावती, ये इस धरती पर अब तक नहीं है, लेकिन जग में उनकी कहानियां रह गई है ना। लेकिन जग में उनकी कहानियां जो है वो रह गई है। उनकी ध्वनि अब सुनाई नहीं देती, पर उनकी कृतियां रह गई है। उनकी आवाज तो सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो जो छाप छोड़ करके इस धरती पे गए हैं वो अभी भी जिंदा है। जैसे फूल मर जाते हैं, बोलते हैं कवि कि जैसे फूल तो मर जाते हैं पर उनका सुगंध रह जाता है। फूल देखते हैं होंगे कि वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है, फिर भी उसका सुगंध जो है वो रह जाता है। उसी तरह व्यक्ति का जो छाप है, जो कर्म है, वो जैसा कर्म करके जाएगा उस धरती पे वैसा ही रह जाता है। किसी ने जगत में अपने यश को नहीं बेचा है। कवि बोलते हैं कि किसी ने जगत में यानी संसार में अपनी यश को नहीं बेचा है। मतलब जो अपने कर्म किया है उसे कोई बेचा नहीं है। किसी ने उसे यश का मूल्य नहीं किया है और नहीं तो किसी ने उसे खरीदा है। जो यह कहानी मैंने पढ़ा है, बोल रहे हैं कि जो यह कहानी मैंने पढ़ा है उसी के बारे में सभी से दो बोल बोला है। मतलब जो एक कहानी है हम लोग पढ़े हैं उसी के बारे में सभी लोगों के बीच ये दो बोली के रूप में मैं बोल के जा रहा हूँ, यानी कविता के रूप में इसे लिख रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग सारांश को जान लिए, तो अब हम लोग बारी बारी से लाइंस का भावार्थ को जानेंगे
और इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भावार्थ को जानते हैं। कहा जा रहा है पहला लाइन्स, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। कवि कहते हैं कि मैं एक नयन, नयन के मतलब क्या होता है? आंख, यानी एक आंख के होते हुए भी मैं गुनी और गुणवान हूँ। कवि कहते हैं कि मैं एक आंख के होते हुए भी गुनी और गुणवान हूँ, लेकिन जिसने भी मेरी वाणी को सुना है वो मुझसे मोही। सोई भी मोहा जई कभी सुनी, जो भी है ना, सोई भी मोहा जई कभी सुनी, मतलब जिसने भी हमारी वाणी को, हमारी आवाज को सुना है वो मुझसे मोहित हो गया है। कैसा हो गया? मोहित हो गया है। तो अगर ये लाइन आपको एग्जाम्स में पूछा जाए तो आपको लिखना कैसे है, वो यहाँ पे हिंदी इसको दिया गया है। आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। इतना तो हर एक लाइन्स में लिखाएगा जो कड़वक का लाइन होगा। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कड़वक कविता से लिया गया है। यहाँ तक सभी लाइन्स में लिखाएगा, है ना। उसके बाद अब लाइन का जो मतलब है उसे लिखेंगे। लिख सकते हैं कि इस लाइन के माध्यम से कवि कहते हैं, या फिर इस लाइन के माध्यम से कवि कहते हैं, मैं एक ही आंख से गुनी हूँ। बोलते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मैं एक ही आंख से गुनी हूँ, लेकिन जिसने भी मेरी वाणी को सुना है, आवाज को सुना है, वो मुझसे मोहित हो गया है। सोई भी मोहा जई कवि सुनी, मतलब जिसने भी मेरी आवाज को, वाणी को सुना है वो मुझसे मोहित हो गया है। मैंने अपने रूपहीनता पर नहीं, अपने गुणों पर, अपने रूपहीनता पर नहीं बल्कि अपने गुणों पर अधिक ध्यान दिया है। कवि कहते हैं कि मैं अपने रूपहीनता पर नहीं, कि हम काने हैं, यानी एक आंख होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काना बोलते हैं। तो ये अपने रूपहीनता पर नहीं बल्कि अपने गुणों पर अधिक ध्यान दिया और लोगों के बीच में अपने छाप को छोड़ करके गए। तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग। आगे कह रहा है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन्ह उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन्ह उजियारा। मीन्स इस लाइन के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो कहते हैं कि चांद जो है वो जिस प्रकार से चांद को इस जग में, इस संसार में उतारा गया है, लेकिन उस चांद को भी कलंक दिया गया है। मतलब हुआ कहने का कि चांद जैसे को भी संसार में जो दिया गया है उसे भी लोग नहीं छोड़ा है, उसको भी कुछ ना कुछ कलंक दे करके ही भेजा गया है। यानी हर व्यक्ति, हर चीजों को कलंक दिया गया है, तो आप उस कलंक को ध्यान न दें बल्कि अपने जो गुण हैं उस पर ध्यान दें और आगे की ओर बढ़ते रहें। यानी इसका सारा भावार्थ लिखने के लिए आएगा, तो आप हिंदी में जो लिखा हुआ है ये जिस प्रकार से उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम्स में। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, कहा जग सूझा एक ही नयनहा, उवा सुख अस नखतन महा। मीन्स जग सूझा एक ही नयनहा। कवि कहते हैं कि संसार को अपनी एक ही आंख से देखता हूं। जो संसार है उसे एक ही आंख से देखते हैं, जो आकाश के नक्षत्र के मध्य उदित होने वाले उदित होने वाले उस शुक्र नामक तारे के समान है। हम एक ही आंख के हैं, लेकिन जो नक्षत्र के मध्य में, मतलब नक्षत्र के बीच में जो उदित होता है, जो एक ही, उदित के मतलब उगना, जो शुक्र नामक तारा जो है वो नक्षत्र के बीच में जो उगता है उसी के समान मैं हूं। कवि खुद तुलना करते हैं किससे? उस शुक्र नामक तारे से, और बोलते हैं कि मैं उसी के समान हूं, एक आंख के हूं फिर भी, जो बहुत चमकीला और गुनी है। वो जो तारा है वो बहुत चमकीला और गुनी है। समझ रहे हैं ना? बहुत चमकीला और गुनी है, उसी तारे के समान मैं भी हूँ। यानी जग सुझा एक ही नयन, मतलब इस संसार में एक आंख के होते हुए भी उस तारे के समान मैं हूँ।
तो आप भी अपने गुण के माध्यम से अच्छे अच्छे कर्मों करके आप इस धरती पे छाप छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए आगे कहा जा रहा है, जो लही अम्बहि डावन होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कवि कहते हैं कि जो लही अम्बहि डावन होई, मीन्स जब तक आम में डाव, डाव का मतलब समझते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम लोग मंजरी या मोजर। क्या बोलते हैं? मंजरी या मोजर। जब तक आम में मंजरी या मोजर नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध यानी मिठास नहीं बस आती है। यानी जब तक मंजर नहीं लेगा आम तब तक उसमें कुछ सुगंध नहीं आएगा और नहीं तो उसका फल बन पाएगा। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि आम में जब तक नुकीलापन या कड़ापन रस नहीं होता तब तक उसमें मिठास नहीं होता और नहीं उसमें सुगंध आता है। यानी जब तक आम में डाब यानी मंजर नहीं होता है तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। नेक्स्ट पंक्ति हम लोग देखेंगे, कहते हैं, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तोवती भयउ असूझ अपारा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो समुद्र इतना विशाल है, कहते हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा, मतलब समुद्र जो है वो इतना विशाल है जिसमें अनेक प्रकार के जल जीव निवास करते हैं। ईश्वर ने उस समुद्र के जल को भी खारा बना दिया। समुद्र इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जिसमें अनेकों प्रकार के जल जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। फिर भी जो ये ईश्वर हैं यानी भगवान जो हैं वो समुद्र के जल को भी खारा बना दिया। क्या बना दिया? खारा। यानी इसमें भी कलंक को दे दिया। किसमें? समुद्र में, जिसमें सभी नदियां जल आकर मिलते, जिसमें सभी नदियां के जल आकर के उस समुद्र में मिलते हैं। लेकिन समुद्र का एक गुण है कि उसके जल में कभी बाढ़ नहीं आ सकती। इसका अवगुण भी है, मीन्स इसमें श्राप भी दिया गया है कि इसका पानी खारा रहेगा, लेकिन इसका गुण भी है कि इसमें कभी बाढ़ नहीं आएगा। किसमें? समुद्र में। तो किन समुद्र पानी जो खारा, यानी समुद्र का पानी जो है वो ईश्वर ने इसे भी खारा बना दिया है। तो अति भय व सूजा पारा, लेकिन एक गुण भी है इसमें, जो इसमें कभी भी बाढ़ नहीं आ सकता है। तो अगला लाइन हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जिस सुमेरु पर्वत को शिव जी ने, सुमेरु जो है वो पर्वत के नाम है, जिस सुमेरु पर्वत को शिव जी ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया, वह कंचनगिरी सोने की पर्वत बनकर आकाश को छूने लगा। जिस सुमेरु पर्वत को, जिस सुमेरु पर्वत को वो जो भगवान शिव हैं उसे त्रिशूल से नष्ट किया, लेकिन वह कंचनगिरी जो पर्वत है वो सोने की पर्वत बनकर आकाश को छूने लगा। मतलब वो सोना के पर्वत बन गया है ना। तो अगला लाइन से हम लोग देखेंगे, आगे कहा जा रहा है, जो लही घरी कलंकन पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो लही घरी कलंकन पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। मीन्स कहते हैं कभी कि जब तक घड़ी, घड़ी के मतलब समझ रहे हैं ना, घड़िया, जिसमें सोने को पात्र को उसमें गलाया जाता है, उसे घड़िया बोला जाता है। कि मतलब कहते हैं कि जब तक घड़िया में उसे पूरी तरह गलाया नहीं जाता तब तक वह कांच जो है वो कभी कंचन कारा, मतलब कंचन यानी सोना नहीं बन सकता। जब तक सोने के पात्र यानी गलाने वाला पात्र जिसको घड़िया बोलते हैं, उसमें जब तक उसको नहीं गलाया जाता है तब तक वह सोना नहीं होता है, सोना नहीं बन पाता है। यानी अच्छा धातु सोना जो है वो नहीं बन पाता है। उसको गलाने के बाद ही सोने के अनेकों प्रकार के हम लोग उससे उपकरण बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखेंगे, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। लिखेंगे इसका जब भावार्थ तो हम लोग लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है।
यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़वक कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं, यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरी एक आंख है। कवि के कितने आंख है? एक ही आंख है, जिससे मैं इस संसार को देखता हूँ। लोग देखते किससे हैं? आंख से ही। तो बोलते हैं कि मेरा एक ही आंख है जिससे मैं इस संसार को देखता हूँ। ये आंख दर्पण के समान है। ये आंख जो है वो दर्पण के समान है। दर्पण के मतलब कांच यानी शीशा बोल सकते हैं। शीशा के समान है। इसका भाव निर्मल है, यानी आंख का जो भाव है वो क्या है? निर्मल है। सब रूपवान लोग बड़े चाव से इनका मुख देखते हैं। जितने भी रूपवान लोग हैं वो बड़े चाव से ये कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी को देखते हैं। ऐसे भी जो एक आंख का आदमी रहता है उसे लोग देख करके मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग रूप का पूजा नहीं बल्कि उसके गुणों का पूजा करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे। ठीक है।